एक तरफ एशिया कप में भारतीय क्रिकेटर्स का पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाना, जो अपने ही मुल्क में खेल की रूह से मुनाफी करार दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आलमी सतह पर इसराइल के खिलाफ गुस्सा और यकजहती की गूंज है। भारतीय सहाफी और साबिक खिलाड़ी हुकूमत और बोर्ड पर इल्जाम लगाते हैं कि मैच से पैसा कमाकर अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जबकि मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद होकर इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा से निकालने, जंगी जराइम पर कटहरे में लाने और कतर पर हमले के खिलाफ मुझने का मुतालबा कर रही है। ये खेल और सियासत के टक्कर का एक लम्हा है, जहाँ स्टेडियम से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा तक सिर्फ एक ही सवाल है कि इंसाफ कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं ज़ुहैब भट्ट। एक तरफ एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाना, उनके अपने ही मुल्क में जबरदस्त किस्म की तनकीद की जा रही है, चाहे वो एंकर पर्सन हो, चाहे वो साबिक भारतीय खिलाड़ी हो, वो जबरदस्त किस्म की हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं कि हुकूमत ने जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनको सियासत में इस्तेमाल किया है और उनसे मुसाफा न करवा के जो खेल की रूह है उसका उन्होंने माइनस कर दिया। ये कुछ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस्लामी ममालिक हैं, वो मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की वो मुतालबा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू को आलमी कटहरे में लाया जाए और बर्बरी और जुल्म का हिसाब लिया जाए। इसी हवाले से हमारे साथ सीनियर सहाफी ज़िया बलोच साहब मौजूद हैं। गहरी नजर होती है इनकी, सुबह से लेकर शाम तक ये खबरों से ही खेल देते हैं। उनसे हम पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। ये जो आलमी मंजरनामा सियासी जो टेढ़ा हुआ है, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद हो, वो इसको किस नजर से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। चले आपने आखिर जिक्र से हम अव्वल जिक्र शुरू कर देते हैं। ये जो कतर पर हमला किया है ना इसराइल ने, ये यूं समझे फायर बैक कर गया। ठीक है, होता है ना कि उल्टा गले पड़ गया। सूरत हाल ये है कि अमेरिका खुद एतराफ कर रहा है कि हमारे करीब तरीन जो मुल्क थे वो भी अब हमारे मुखालिफ हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान इसराइल या कतर या किसी और को नहीं, अमेरिका को ज्यादा हुआ है। अमेरिका का जो एतमाद था वो खत्म हो गया। पहले भी ये था कि ये साफ है कि किसी काम के नहीं है, जब टाइम आता है तो अमेरिका भाग जाता है, साथ नहीं खड़ा होता। लेकिन इस हमले से ये अरब ममालिक में खास तौर पर तासुर उभरा है कि नाकाबिल एतबार है, इस पर एतबार नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, एक हंगामी कॉन्फ्रेंस थी। ये ना सिर्फ इस्लामी ममालिक की थी बल्कि अरब ममालिक की भी थी। अरब ममालिक इस्लामी ममालिक में साफ ज़ाहिर ज्यादा ताकतवर है, उनके पास पैसा भी ज्यादा है, असर रसूख भी ज्यादा है। तो ये हंगामी कॉन्फ्रेंस थी। पहले OIC वज़राए खारजा का इजलास हुआ जिसमें हमारे इसहाक डार साहब तशरीफ ले गए। उसमें उन्होंने एक तजवीज दी। उन्होंने कहा जी कि ये अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक जो है नेटो तर्ज की अपनी फौज बनाए। अच्छा, इस पर एतराज भी नहीं किया जा सकता। नेटो की अपनी एक फौज मौजूद है, तो अगर कोई और ब्लॉक या इस्लामी जनाब ममालिक जैसा रहील शरीफ साहब के दौर में हुआ था, वो उनको एक किसी वो बनाया गया था। वो दर हकीकत अरब जो फौज थी, सऊदी अरब की जो फौज थी, उसकी तरबियत के लिए गए थे वहां बाकायदा। वहां उससे पहले फौज नहीं थी, तो उसको चूंकि मुनज्जम करना था, ऑर्गेनाइज करना था। राहील शरीफ साहब तो इस वजह से गए थे और अब तक भी वो वहां है, वो किसी हद तक वो अटैच है उस वाले से। लेकिन ये कह रहे हैं जनाब के ये बड़े बड़े मुल्क कुछ ऐसे हैं जो पैसा दे सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इफरादी कुव्वत मैन पावर दे सकते हैं। तो इससे एक जबरदस्त किस्म की फौज बन सकती है और इसराइल को तो नाखून चने चबाए जा सकते हैं। ऐसी बात भी जिक्र किया है अमेरिका के नुकसान का या अमेरिका के खदशात का। आपका इशारा जो उनके बहरी अड्डे हैं उनकी तरफ है कि उनको अगर अरब ममालिक मुज़ाहमत करते हैं तो उनको अपने अड्डे वहां से असल में बहरी अड्डे होना अलहदा बात है, लेकिन किसी चीज का एतमाद खत्म हो जाना वो सबसे बड़ी बात है। उनको सबसे बड़ा खदशा ये है कि अब हम पर एतबार नहीं किया जा रहा। देखें, कतर जो है वो सालसी करा रहा था। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो अफगानिस्तान का इशू रिजॉल्व हुआ है वो कतर की वजह से हुआ। कतर ने वहां तालिबान के ऑफिस बनाए, हमास का दफ्तर बनाने के लिए भी कतर कहता है जी हमें अमेरिका ने कहा कि उनसे कहो दफ्तर बनाए ताकि हमारी बातचीत हो सके। तो उनसे कह के आपने जनाब दफ्तर बनवाया और फिर जब उनकी मीटिंग हो रही है आप उस वक्त हमला कर रहे हैं। आज वो कहते हैं जनाब हमने 50 मिनट पहले ट्रंप ने बता दिया था कतर को। 50 मिनट का खासे होते हैं, उसमें बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद 6 जो आला क़यादत थी हमास की वो शहीद हो गई। उससे जब इस किस्म की इतला दी जाती है तो असल में वहां पैनिक को रिकॉर्ड करना भी मकसद होता है कि वहां किस किस्म के इंतजाम क्या क्या। तो इसराइल उससे कुछ फायदा भी हासिल करना चाहता है, तो बहुत मुश्किल होता है कि उन 50 मिनटों में आप तब्दीली करें। यही वजह है कि खलील हैया जो थे, जो उनके मेन लीडर हैं, वो महफूज रहे, उनके बेटे और दीगर 5-6 लोग जो है वो शहीद हो गए। अच्छा, अब जो मीटिंग हुई है
ये मीटिंग जरा सी अहम है। पहली बात तो ये कि जब ये मीटिंग हो रही थी बड़े जोर शोर से, हमारे जो नायब वजीर आजम भी हैं और वजीर खारजा भी हैं, सागदार साहब ने कहा था कि अब भी आप इसराइल के लिए कोई खास लाएअमल उसके खिलाफ नहीं देते और उनकी मुश्कें आप कसते नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई बड़ा एलामिया आएगा, लेकिन पहले मैं एलामिया को डिस्कस कर लेते हैं कि वहां से इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसमें 16 बड़े बड़े ममालिक और उसके बाद पूरे जो 56-57 इस्लामी मुल्क हैं वो सारे के सारे जनाब उसमें इकट्ठे हुए हैं, सर जोड़कर बैठे हैं। सुबह से शाम तक 2 दिन तक इस पर गुफ्तगू होती रही है। कतर को उन्होंने भरपूर सपोर्ट करने का ऐलान किया है। और सबसे बड़ी बात जनाब जो निकली है इसमें वो ये है कि इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा से निकाला जाए, मतलब इससे कोई और मतलब अंदाजा करें। अच्छा, और दूसरा जो एलामिया मैं समझ रहा था कि शायद सख्त होगा, उसमें ये होगा कि हम जनाब जवाबी हमला करेंगे कोई, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कतर जवाबी हमला करता है तो बाकी तमाम मुल्क उसका साथ देंगे। ये इस हद तक तो किसी हद तक स्ट्रॉन्ग किस्म का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जनाब इसराइल को अल्टीमेटम दे देते कि आज से हमारा समाजी सफारती सारे ताल्लुकात खत्म, आज समाजी भी बैकआउट और इतने दिन में आप इसको अजाला करो या इस पर माफी मांगो या इसका तदारक करो, तो वरना फिर हम आप पूरी पाकिस्तानी उम्मा जो है और मुस्लिम उम्मा इस तरह का कोई इस किस्म का नहीं है। उसकी वजह यह है होम्योपैथिक किस्म का ये जनाब एलामिया आया है, लेकिन पिछले एलामियों से देखा जाए तो उसमें अलबत्ता थोड़ी सी स्ट्रांगनेस है, खासतौर पर 2 पॉइंट, एक तो अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल को निकाला जाए और दूसरा जवाबी हमले का सोचा तो सही और कुछ नहीं। पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे ना कि इसराइल को जवाब भी देंगे, तो उन्होंने सोचा कि अगर कतर हमला करता है जवाब में तो पाकिस्तानी सारे जो मुल्क होंगे वो उसके साथ खड़े होंगे। ये भी अलग बात है कि बेचारे कहां खड़े हुए, उनके अंदर इतनी जान कहां है, इतनी ताकत कहां है, वो खड़े नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी भारत, मैं पूछना चाह रहा हूं कि ट्रंप ने ये बात वाजे की थी कि जो अरब ममालिक हैं उनके जो सरबराह हैं वो जो ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि एंटी इसराइल या एंटी अमेरिका होती है, वो अपनी आवाम को खुश करने के लिए देते हैं। इस वाले से आप क्या कहते हैं? हाँ, ये दोगली पॉलिसी तो है। वो कहते हैं जनाब हमसे इजाजत ली हुई है, इवन पाकिस्तान के हुक्मरान हो कि हमें इजाजत दें, हम आपके खिलाफ बयान दे दिया करेंगे क्योंकि हमारी आवाम, लेकिन आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा। सिमिलरली वो जो अरब कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज है, उनके बारे में भी ट्रंप का यही ख्याल है। वैसे तो ट्रंप ने परसों रात को जनाब अचानक रेडियो और टेलीविजन पर आए और उसने कहा जी कि कतर हमारा बड़ा बेहतरीन दोस्त है, इसराइल एहतियात करे, हमारे प्यारे दोस्त के साथ इस किस्म की हरकतें करता है। आपको पता है ड्रामेबाजी में ट्रंप जो है ना कई हाथ आगे है, वो अपने आप को सफारतकार कहता है। भारत कल उसने वेनेजुएला पर और उस पर भी हमला कराया, वो कहते हैं हमारी इजाजत से वहां पर हमला हुआ है। तो एक बहरहाल एक अलार्मिंग सिचुएशन कम से कम गल्फ में लाजमी पैदा हुई है और अब पॉजिटिव, और थोड़ा सा इसराइल को थोड़ा सा एहसास भी हुआ है। दूसरा, इसराइल कहता है जनाब कि हम गजा पर कंप्लीट कब्जा नहीं कर सकते, कम से कम 6 महीने लगेंगे अगर हम जमीनी फौज उतारते हैं उसको कब्जा करते हुए, लेकिन उसके बावजूद ही हमास को सियासी तौर पर और समाजी तौर पर शिकस्त नहीं दी जा सकती। बात यह कि आप नजरिए को शिकस्त नहीं दे सकते, और खास तौर पर जब आजादी का नजरिया हो, ये तो उतना और उभरता है इससे जितना हो, तो ऐसा होगा नहीं। लेकिन बहरहाल ये एक पॉजिटिव पेशरफ्त है। सर, पॉजिटिव पेशरफ्त से इसको लेकर आगे चलते हैं, और नजरिए की बात आप फरमा रहे हैं, तो ये कैसा नजरिया ये भारत ने अपनाया हुआ है कि ये वो अब सियासत जो है वो स्पोर्ट्स में भी उसने शामिल कर लिया है कि जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जहाँ पे हम पॉजिटिविटी और एक किस्म का अच्छी चीजें स्प्रेड करते हैं स्पोर्ट्स के जरिए, तो ये उसमें भी सियासत को ले आए हैं। और जिस तरह आप कहते हैं कि मोदीइज्म और ये गोदीइज्म, ये क्या चल रहा है? जी, ये जो है क्रिकेट को इन्होंने गंदा किया। कल हमने इस पर वाज़े एक बड़ा तफसीली प्रोग्राम भी किया था कि गेम ऑफ द जेंटलमैन जो है उसको इन्होंने गंदा कर दिया, खराब कर रहे हैं। इट्स नॉट क्रिकेट, ये क्रिकेट नहीं है। अब सबसे बड़ी बात इसमें जो पेशरफ्त हुई है वो ये है कि पाकिस्तान ने इस पर स्टैंड लिया है। अच्छा, आमतौर पर पाकिस्तान सोया रहता है, हम जनाब वो जब सर से पानी गुजर जाता है फिर हम बात करते हैं, लेकिन इस मरतबा थोड़ा सा स्टैंड लिया है। एक तो पीसीबी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर थे उस्मान वाला, उनको बरतरफ कर दिया है। उसकी वजह यह है कि उनसे कहा गया था कि जो रेफरी ने हाथ ना मिलाने की इजाजत दी है ऑफिशियली और इससे इंडिया को सपोर्ट किया है और स्पोर्ट्स को गंदा किया है, इस पर फौरी तौर पर एहतजाज करें। तो उन्होंने वो लेटर लिखते हुए चंद घंटे लगा दिए, जिस पर चेयरमैन पीसीबी नकवी साहब ने, जनाब मोहसिन नकवी साहब ने उनको बरतरफ कर दिया। और नंबर 2, बड़ा क्लियरली स्टांस दिया है कि जब तक आप मैच रेफरी को नहीं हटाएंगे
उस वक्त हम एशिया का कोई मैच नहीं खेलेंगे। अच्छा, रिसेंट इतलात ये है कि आईसीसी पे चूंकि कंट्रोल जो है वो भारत का है, सबसे बड़ी बात है। क्यों? पैसा कमाने वाला सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को पैसा कमा कर देने वाला वो भारत है। वहां पर जो लीग होती है, वहां जो मैच होते हैं वो बहुत अहम है। तो लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान, सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान की अगर कारकर्दगी अब भी देखी जाए, हम टॉप 4 टीमों में मौजूद हैं और एशिया में हमारी है और दुनिया में भी हमारी क्रिकेट में पहचान है। हम थोड़ा सा अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक कर ले तो हम कर सकते हैं। तो वहां मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान को नजरअंदाज कर सके। तो पाकिस्तान ने वेटेज के लिए ये एक सख्त मुतालबा रखा है। अब देखते हैं आईसीसी इसको किस हद तक जनाब पास ऑन करता है या नहीं करता। सर, एक चीज मैं आपसे एंड में और पूछना चाहूंगा कि भारत के अंदर से भारतीय एंकर पर्सन जो हैं या सहाफी जो हैं वो भारतीय हुकूमत को और जो खिलाड़ी हैं उन पर तनकीद कर रहे हैं और उनका इल्जाम है कि ये सियासत को उसमें ला के पैसा कमा रहे हैं। इस पे आप क्या देखते हैं कि आप क्या समझते हैं कि जो सहाफी जो ये प्रचार कर रहे हैं या जो साबिक खिलाड़ी टीवी पे बैठ के जो इन पर इल्जाम की बौछार कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? वो कहते हैं ना कि उम्मीद करम होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहां तक है। आपको शायद गोदी मीडिया उसे कहते हैं, आपको वहां से उम्मीदें होंगी, मुझे तो बिल्कुल कतन कोई उम्मीदें नहीं है। बात यह है कि एक वक्त था कि जनाब लिबरल पहचान होती थी, जनाब सोशलिज्म इंडिया की पहचान होती थी। अब जो है वो हिंदुत्व उनकी पहचान है। अब बीजेपी जो है ना वो डायरेक्ट जनाब हिंदुइज्म पर यकीन रखते हैं। वो उनका जो सोशलिज्म था, ये जमहूरियत था, वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। पाकिस्तान में भी मीडिया आजाद नहीं है। पाकिस्तान में आजाद मीडिया को पनपने नहीं दिया जाता, बात करने नहीं दी जाती। इंडिया में तो इससे भी ज्यादा गई गुजरी सूरत हाल है। वहां तो आप बिल्कुल उम्मीद ना रखें, वो ऐसे ही कोई हल्का फुल्का बात हो सकती है। हाँ, अलबत्ता सोशल मीडिया पर पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है, पूरी दुनिया में इंडिया को लामतान किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप दुरुस्त नहीं कर रहे। खेल को अपनी गंदी सियासत, गंदी बिल्कुल लिथड़ी हुई सियासत है, उससे खेल को दूर रखे। खेल मासूमियत का जनाब आईनादार होता है, उसको मासूमियत ही उसमें बरकरार रहने दें, उसमें अय्यारी और मक्कारी ना आने दें। खेल एक मासूम शोबा है, इसको उसमें मासूमियत का जो एस्पेक्ट उसको शामिल रहने दिया जाए, इसे गंदा ना किया जाए। और जो गंदगी की हम बात करें तो अमेरिका जो है अरब ममालिक में अपनी दकियानूसी और गंदी सियासत की वजह से वो उसका जो एतमाद है उसने खो दिया है। और भारत जो कभी सोशलिज्म की वजह से मशहूर था, अब वो हिंदुत्व के ऊपर उसका नजरिया है वो चल रहा है। देखना यह है कि ये ऊंट किस कर बैठता है और इसके क्या नतीजे निकलते हैं। मजीद ऐसी खूबसूरत रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स का।